गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के फीचर को डिस्कस कर रहे थे। अब अगला पॉइंट आता है हमारा 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये डेमोक्रेसी की खासियत होती है कि एक व्यक्ति के लिए 1 वोट और उसकी वोट की एक ही कीमत होती है। ये फीचर इसलिए लिया कि पहले क्या होता था, 2015 तक तो सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम इस तरीके से बनाए कि रूसी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे उनको तो मतदान का अधिकार हासिल करने में बड़ी मुश्किल होती थी। राइट टू वोट उनको बड़ी मुश्किल से मिलता था, जो माइनॉरिटी में थे रूसी अल्पसंख्यक। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों वोट से ज़्यादा था। फिजी जगह है तो वहाँ पर क्या था, वहाँ के जो मूलवासी थे रहने वाले, उन्हें वोट उनकी वोट का महत्व क्या था। जो भारतीय मूल के नागरिक थे फिजी के अंदर, उससे ज़्यादा था उनकी वोट की कीमत। डेमोक्रेसी में सारी बातें ख़त्म हो गई। अब औरतों को भी वोट देने का अधिकार है। माइनॉरिटी की वोट की कीमत भी मेजॉरिटी की वोट के बराबर ही है। तो ये चीज़ कहाँ होती है, लोकतंत्र में ये बातें ख़त्म हो जाती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हर बालिग नागरिक का, हर वयस्क का जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए, एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। देखिए सेटिंग में यही पढ़ रहे हैं हम, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित है ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता के। तो डेमोक्रेसी के अंदर तो पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। हाउएवर, हालांकि देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे उदाहरण हैं, ऑफ डेनियल ऑफ द इक्वल राइट्स टू वोट, राइट टू वोट के इक्वल अधिकार को जहाँ पर नकारा गया। अनटिल 2015 तक इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब के अंदर वुमन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल। इस्टोनिया ने अपनी नागरिकता के कानूनों को बनाया इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी, कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उन्होंने ये मुश्किल पाया, टू गेट द राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार को। इन फिजी, फिजी के अंदर द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच, इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है, दैट की डेमोक्रेटिक, दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू, कि जो वोट है मूल फिजी का, वहाँ के रहने वाले का, वो ज़्यादा वैल्यू रखता है देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, भारतीय फिजी के मुकाबले। जो भारत से जा कर के बसे उसको इंडियन फिजियन बोला। डेफिनेटली, निश्चित तौर पर, नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, निश्चित तौर पर ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती इस तरीके से। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दिस हाईलाइट्स इज दैट, डेमोक्रेसी का फीचर जो हाईलाइट करता है इसको, वो ये है कि इन ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के अंदर ईच अडल्ट, प्रत्येक अडल्ट सिटीजन, अडल्ट कौन होता है, ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ हिज एज, जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए, वो अडल्ट सिटीजन होता है। मस्ट हैव 1 वोट, उसकी एक वोट होनी चाहिए। तो 18 ईयर्स कहाँ पर है, ये इंडिया के रूल के हिसाब से। मस्ट हैव 1 वोट, उसकी एक वोट होनी चाहिए। एंड इन टर्न, और बदले में, ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए वैल्यू।
अब बच्चों अगला फीचर पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये डेमोक्रेसी का अगला फीचर देखिए। रूल ऑफ लॉ में क्या है बच्चों, देखिए जिम्बाब्वे की कहानी बताई। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में थे गोरों के शासन से मुक्ति मिली 1980 में। उसके बाद देश पर जानू पीएम दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। ये जो जानू पीएफ है देश की आज़ादी में आगे था। इसके नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे यहाँ पर। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। खास बात ये थी कि कौन जीत रहा है हर बार, जानू पीएफ दल ही जीत रहा है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। ये बात ठीक है कि उनकी लोकप्रियता थी, लोग चाहते थे, लेकिन डेमोक्रेसी के ऊपर चोट किस चीज़ से आ रही थी कि वो गलत तरीके अपनाते थे इलेक्शन के अंदर। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। तो यहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया था कि जवाबदेही घटा ली और अधिकारों को बढ़ा लिया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, यानी किसी को राष्ट्रपति की आलोचना करने का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसा कोई करेगा तो दंडित किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि तानाशाही आ रही है। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। जिसका राज है उसी का प्रसारण दिखाएंगे टीवी और रेडियो के ऊपर। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है मीडिया, और यहाँ पर मीडिया भी किसके कब्जे में था? सरकार के। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सीधे जेल में जाएगा वही पत्रकार जो सरकार के खिलाफ लिखेगा। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब जिम्बाब्वे का उदाहरण बताते हैं। देखिए जिम्बाब्वे में क्या था। इस जिम्बाब्वे की कहानी चल रही है, तो ये उदाहरण हमको क्या बता रहा है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही काफ़ी नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की आज़ादी होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए।
इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम और भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें ये हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होंगी। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीत लिया, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना पड़ता है। ख़ास तौर से उसे जो माइनॉरिटी वाले ग्रुप हैं उनको दी गई गारंटियों का आदर करना पड़ेगा। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद ही लिया जाए। हर पद पर जो अधिकारी है उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जानी चाहिए, संविधान द्वारा दी जानी चाहिए। ये सभी सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता के लिए उत्तरदायी हो ये, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में और डिटेल आती है, आगे देखेंगे। इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो 4 विशेषताएं हो गई यहाँ पर लोकतंत्र की, कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करेंगे। दूसरी बात है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष होगा। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि मैं चाहे तो मौजूद शासकों को बदल भी सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, और उस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। देखिए बच्चों, नोट्स में देखिए जो हेडिंग लिखी है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस। जिम्बाब्वे ने आज़ादी को प्राप्त किया फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी, गोरों से, गोरे जो माइनॉरिटी में थे वहाँ पर, इन 1980 1980 के अंदर माइनॉरिटी में थे लेकिन राज उन्हीं का था। एंड फ्रॉम देन, और तब से, द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द पार्टी, और तब से देश के ऊपर राज किया जाता है बाय द पार्टी, पार्टी के द्वारा, दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल का नेतृत्व किया था, आज़ादी के संघर्ष में नेतृत्व किया था। पार्टी का नाम है जानू पीएफ। इट्स लीडर, इसके नेता रॉबर्ट मुगबे रूल्ड द कंट्री, इन्होंने देश के ऊपर राज किया सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय से। इवन इफ, भले ही इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन रेगुलर तौर पर किए जाते हैं। हालांकि इलेक्शन यहाँ पर क्या होते थे, रेगुलर होते थे। इट वॉज ऑलवेज वोन, इनको हमेशा जीत लिया जाता था बाय जानू पीएफ के द्वारा। प्रेसिडेंट मुगबे वाज पॉपुलर, प्रेसिडेंट मुगबे लोकप्रिय थे। ऑल्सो भी, राष्ट्रपति जो मुगबे थे वो लोकप्रिय भी थे। बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस, लेकिन अनुचित तरीका भी अपनाते थे इन इलेक्शन में। देयर वाज ए लॉ, एक कानून था, दैट लिमिटेड द राइट
जिसने अधिकारों को सीमित कर दिया। टू क्रिटिसाइज, आलोचना करने के, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, टेलीविज़न और रेडियो को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और केवल राज करने वाली पार्टी के वर्जन को ही वो दिखाते थे। देयर वाज इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, स्वतंत्र अखबार भी थे। बट द गवर्नमेंट हरास दो जर्नलिस्ट, लेकिन सरकार उन जर्नलिस्ट को परेशान करती थी। हु वेंट अगेंस्ट इट, जो इसके खिलाफ जाते थे। एंड सो और इसी प्रकार से राज चल रहा था वहाँ पर। तो हम कह सकते हैं नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट राज करती है विद इन लिमिट्स, सीमाओं के भीतर, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो संवैधानिक लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। एंड सिटीजन्स राइट, और नागरिकों के अधिकार के द्वारा। हैंस अतः वी कैन डिड्यूस, हम कह सकते हैं, सारांशित कर सकते हैं, दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा रूप है इन विच, जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, जिसमें जो रूलर्स होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने गए, टेक लेते हैं ऑल मेजर डिसीजन, सभी बड़े निर्णयों को। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, इलेक्शन ऑफर करते हैं एक चॉइस को और फेयर अपॉर्चुनिटी को टू द पीपल, लोगों को, टू चेंज, बदलने के लिए, द करंट रूलर को। से लोगों को ये मौका मिल जाता है कि वो चाहे तो जो रूलर हैं उनका उसको बदल सकते हैं। वोट नहीं डालेंगे उसके फेवर में, नए का चुनाव कर सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होती है टू ऑल द पीपल, सभी लोगों को, ऑन एन इक्वल बेसिस, समान आधार पर। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, इस चॉइस का लागू होना, लीड टू ए गवर्नमेंट, ऐसी सरकार का नेतृत्व करता है, लिमिटेड बाय बेसिक रूल, जो आधारभूत सिद्धांतों के द्वारा लिमिटेड होती है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, एंड सिटीजन राइट्स, और नागरिकों के अधिकारों के। अब अगला टॉपिक आता है वाई डेमोक्रेसी। अब बच्चों अगला टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं क्या है, वाई डेमोक्रेसी में कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो गुणों पर चर्चा कर रहे हैं हम लोकतंत्र के। यहाँ पर देखिए, पहले कहानी सुन लीजिए कुछ। यहाँ पर योलांदा है, ये अपनी बात को समझा रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। तो लोकतंत्र बेहतर है सभी के लिए। जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी बल्कि डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, राजा का राज था, हमें भी उसको छोड़कर अब क्या अपना रहे हैं, धीरे धीरे वो भी डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं। जो भी अच्छे लोग हैं सबने ही डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र ही बेहतर है सबसे। लेकिन किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है?
तो ऐसा है बच्चों, यहाँ पर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र की वजह से गरीबी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा ये है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। ये कहा जा रहा है कि जी इसको सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मानेंगे। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और देश की परवाह नहीं करते। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली? अब सवाल आता है फिर कौन सी प्रणाली को लेकर के आए अगर लोकतंत्र नहीं? क्योंकि तानाशाही को लेकर के आए वहाँ तो खुद एक ही राजा का राज है, वो तो परेशान कर देगा। क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस ले आए? अगर लोकतंत्र नहीं तो क्या अंग्रेजी हुकूमत को लाया जाए वापस? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुला लें? मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों देश के हित में। जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। अब दूसरा आदमी जवाब देता है, इसी को तो तानाशाही कहते हैं। अगर एक ही नेता जम गया तो यही तो तानाशाही हो जाएगी। अगर उस आदमी ने सत्ता का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार के फ़ायदा करने के लिए किया सिर्फ, तो खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ नहीं की जा सकती। यहाँ पर तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ भी तर्क आए। तो क्या क्या तर्क हैं देखिए लोकतंत्र के खिलाफ। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, इनस्टेबिलिटी आती है इससे, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। ये उसके खिलाफ तर्क चल रहे हैं सब। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते रहते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हो सकती हैं जो मन में हो तुम्हारे? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया में अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। तो लोकतंत्र की मेन बात क्या है कि यहाँ पर लोग अपने बारे में खुद फैसले करते हैं। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जो उनका नेतृत्व कर रहा है उसमें बदलाव आता है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इन तर्कों से तो ये लग रहा है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प मौजूद हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अब इसके पक्ष में तर्क देख रहे हैं कि फेवर में क्या क्या बातें आ रही हैं। तो चीन की बात है कि चीन ने 1958 से 61 के दौरान जब अकाल पड़ा, बहुत ख़तरनाक अकाल था ये, इसमें लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। भारत की ये जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी थी। भारत ने चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति वो तो यहाँ पर नहीं आने दी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण ही हुआ था। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की, क्योंकि वहाँ तानाशाही थी, लोगों की मदद नहीं हो पाई। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी पैदा ही नहीं हुई। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी बेहतर है, लोगों की देखरेख की जाती है वहाँ पर। तानाशाही में ऐसी स्थिति में पैसे को दबा लिया जाता है, लोगों की मदद नहीं की जाती। अगर चीन में भी उस वक्त अलग अलग दल की चुनावी व्यवस्था होती, विपक्ष होता वहाँ पर भी, सरकार की वहाँ पर भी खिलाफत होती, आलोचना होती, ऐसी मीडिया वहाँ पर भी होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। तो ये उदाहरण बताते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ रूप है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। जो नॉन डेमोक्रेटिक प्रणाली है, सरकार है, वो लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। और ये सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहते हैं। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उसको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तुरंत ध्यान देते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। इस तरीके से लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। अब देखो बच्चों, नोट से पढ़िए आप। सबसे पहले लोकतंत्र के खिलाफ कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर बुराइयाँ की गई हैं डेमोक्रेसी की। पहला पॉइंट क्या लिखा है डेमोक्रेसी के खिलाफ? ये बताया कि लीडर्स कीप चेंजिंग, नेता बदलते रहते हैं इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी, जो अस्थिरता का नेतृत्व करते हैं, स्थिरता को पैदा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लिविंग नो स्पेस फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी के अंदर राजनीतिक कंपटीशन है, अपनी शक्ति का खेल चलता रहता है उनकी, और कुछ भी नैतिकता की जगह वहाँ पर नहीं बचती। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा किया जाता है,
दैट लीड्स टू डिले, जिससे देरी पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो, चुने गए नेता नहीं जानते द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों का सबसे बेहतर इंटरेस्ट क्या है। चुने गए लोगों को पता ही नहीं लोग क्या चाहते हैं। रिजल्टिंग, जिससे क्या परिणाम आता है, इन बैड डिसीजन, गलत निर्णय लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। सिंस, चूँकि इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि ये इलेक्शन के कंपटीशन पर आधारित है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो, साधारण लोग नहीं जानते व्हाट इज़ गुड, क्या अच्छा है, फॉर देम, उनके लिए। दे शुड नॉट डिसाइड, उन्हें डिसाइड नहीं करना चाहिए एनीथिंग, कुछ भी। अब देखो आगे पैराग्राफ देखो बच्चों। फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट्स, इन तर्कों से, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी, जिस तरीके की हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी को, मे नॉट बी आइडियल, व आदर्श फॉर्म, रूप नहीं हो सकती, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का। हाउएवर, हालांकि, वी विल सी, हम देखेंगे, डेमोक्रेसी इज बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी बेहतर है सरकार के दूसरे रूप से। दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, जिनमें से हम, जिन रूपों में से हम चुनाव कर सकते हैं, उन सब में फिर भी डेमोक्रेसी इतनी बुराइयां होने के बावजूद बाकी रूपों से सरकार के बेहतर हैं। तो इसके फेवर को चेक कर लेते हैं, इसके फेवर में क्या क्या तर्क दिए गए। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के पक्ष में तर्क। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार, इज ए बेटर गवर्नमेंट, बेहतर सरकार होती है। बिकॉज इट इज़ मॉरल, बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल, क्योंकि इसकी ज़्यादा जवाबदेही वाला फॉर्म, रूप होता है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट है, चूँकि अकाउंटेबल फॉर्म होती है इसकी गवर्नमेंट की। एक उदाहरण लिया गया इंडिया और चाइना का। टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के फैमाइंस कहते हैं अकाल के समय को, विपदा के समय का एक उदाहरण लेते हैं। 1958-61 में वाइल चाइना वाज हिट बैडली, जिसमें चाइना बुरे तरीके से हिट हुआ था। इंडिया डिड नॉट फेयर एज बैडली डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक कंडीशन, जबकि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के बाद भी उतना हिट नहीं हुआ था इतने बुरे तरीके से। रीजन, कारण क्या था फॉर दिस, इसके लिए। रीजन फॉर दिस कुड बी दैट इंडिया रेस्पॉन्डेड टू द फूड स्कैरसिटी इन ए वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। कारण यही था कि भारतीय सरकार ने जो भोजन की कमी थी, खाद्य पदार्थों की कमी थी, उसकी इस तरीके से पूर्ति की कि चाइना नहीं कर सका, क्योंकि इंडिया में क्या थी, डेमोक्रेसी थी। हियर वी सी, यहाँ हम देखते हैं दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर, कि डेमोक्रेसी बेहतर है, देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के दूसरे रूपों से, इन रेस्पॉन्डिंग टू नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो तानाशाही के अंदर, डिक्टेटरशिप के अंदर कई बार ध्यान नहीं दिया जाता दिक्कत आने पर, लेकिन डेमोक्रेसी में चूँकि विपक्ष होता है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है, आवाज़ उठाता है, और लोगों की बातों को सरकार के लिए सुनना मजबूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी निर्णय लेने की शक्ति को, क्वालिटी को बढ़ाता है। निर्णय लेने की शक्ति।
कैसे? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, डेमोक्रेसी आधारित है कंसल्टेशन के ऊपर, सलाह मशवरे के ऊपर, एंड डिसीजन और निर्णय के ऊपर। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन, एक लोकतांत्रिक निर्णय, ऑलवेज हमेशा इन्वॉल्व मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को शामिल रखता है, डिस्कशंस को एंड मीटिंग और मीटिंग को, एंड दे आर एबल और वो योग्य होते हैं टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक, संभावित जो गलतियां हैं उसका पता लगाने में, इन एनी डिसीजन, किसी भी निर्णय के अंदर। दिस में टेक टाइम, इसमें समय लगता है। हाउएवर, हालांकि द एडवांटेज ऑफ टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन के ऊपर समय लगने का फ़ायदा मिलता है, चूँकि महत्वपूर्ण डिसीजन निकल के आता है। वो ये है कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रेश और इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन, गैर जिम्मेदारा जो डिसीजन है इन सब को ये क्या कर देता है, उसके चांसेस को कम कर देता है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड, डेमोक्रेसी एक तरीका उपलब्ध कराता है टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें हम डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर सकते हैं। मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है ये। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? मतभेद और टकराव। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह के अंतर और ज़्यादा होते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी अलग अलग। दुनिया के ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाते हैं दुनिया के अंदर। उनकी पसंद भी अलग अलग होती है। एक समूह की पसंद कुछ और मिलेगी, दूसरे की अलग मिलेगी। इसकी वजह से टकराव आता है उनके बीच में। अब कैसे सुलझाएं ऐसे टकरावों को? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है क्या? जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वो दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना ही पड़ेगा, लेकिन इससे नाराज़गी और जो असंतोष है वो पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ ही नहीं रह सकते, फिर वो एक दूसरे से अलग रहने की बात करेंगे, देश में तोड़ पैदा होगा। सिर्फ डेमोक्रेसी ही इस समस्या का एक शांतिपूर्ण तरीके से समाधान देता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई स्थायी विजेता होता ही नहीं कि वही टिका रहेगा। फिर जनता जिसको चुन के लाएगी वही रहेगा, एक आदमी का राज ही नहीं बना रहेगा। ना कोई स्थायी रूप से जीतता, ना कोई स्थायी रूप से हारता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे के साथ अलग अलग समूह के लोग आते रहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ रहते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। एक साथ इतनी भाषा बोलने वाले लोगों को, इतने धर्म मानने वाले लोगों को जो जोड़ के रखे हुए है वो डेमोक्रेसी है। देखिए बच्चों, पढ़िए इस हेडिंग में क्या लिखा है। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लोग बाउंड है डिफरेंस और रखने के लिए, डिफरेंस को, ओपिनियन और इंटरेस्ट के। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली मोर इन ए कंट्री लाइक अवर्स। ये जो मतभेद हैं ज़्यादातर हमारे देश जैसे देशों में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, लोग जो बिलोंग करते हैं अलग अलग धर्मों से, रीजन्स, क्षेत्रों से। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और अलग अलग जातियों को रखते हैं। द प्रिफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश
विद दोज ऑफ अदर ग्रुप। एक ग्रुप की प्राथमिकता दूसरे से टकरा सकती है। हाउ डू वी रिसोल्व, हम कैसे सुलझाएंगे सच ए कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे टकराव को। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन, डेमोक्रेसी ही मात्र एक शांतिपूर्ण सॉल्यूशन देती है टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का। इन ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के अंदर नो वन इज ए परमानेंट विनर और लूजर, कोई भी परमानेंट विजेता या हारने वाला नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनोदर, अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं पीसफुल्ली, शांतिपूर्ण तरीके से। अब अगली हेडिंग क्या है बच्चों, देखिए। डेमोक्रेसी द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक समानता, यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा मिलेगा जो अमीर और पढ़े लिखे को। तो पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, इक्वलिटी है, समानता है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इक्वल राइट अवेलेबल है आपको। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। खुद चुनाव करके आप पढ़े लिखे को भेजिएगा या अनपढ़ को भेजिए आगे। अगर मैं गलतियां करते हैं तब मैं खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिल जाता है। देखो हेडिंग देखो बच्चों, डेमोक्रेसी इज इनहेंसिंग द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी सिद्धांत पर आधारित है किसके, और पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता के। राजनीति में सब समान, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, सब इक्वल होते हैं पॉलिटिक्स में। इट रिकॉग्नाइजेज दैट द पुअरेस्ट, ये मान्यता देता है जो सबसे गरीब है, एंड द लीस्ट एजुकेटेड, और सबसे कम पढ़ा लिखा है, हैव द सेम स्टेटस, वो भी सेम स्टेटस रखता है एज द रिच एंड एजुकेटेड, जैसे कि अमीर और पढ़ा लिखा। अब नेक्स्ट हेडिंग में ये बात बताई गई कि डेमोक्रेसी इज बेटर, डेमोक्रेसी बेहतर है देन अपेक्षा अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के दूसरे रूपों से, बिकॉज क्योंकि इट अलाउज अस, ये हमको अनुमति देती है टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स, अपनी खुद की गलतियों को सुधारने में। तो खुद की गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी दे ही नहीं सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ ये है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र के अंदर है, और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदलेगा, या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। जब लोग पसंद नहीं करेंगे, उसके फेवर में वोट नहीं डालेंगे, तो फिर उस शासक समूह को ही बदल देंगे। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। जहाँ पर तानाशाही है वहाँ जनता की पावर जीरो हो जाती है। तो कैसे गलतियों को सुधारा जाता है, देखिए पैराग्राफ में। इवन इफ नो गवर्नमेंट कैन गारंटी, हालांकि कोई सरकार गारंटी नहीं दे सकती दैट नो मिस्टेक विल बी मेड, की कोई गलती नहीं की जाएगी। इट इज़ ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी है। वन कैन बी श्योर, जिसमें एक आदमी श्योर हो सकता है दैट इट विल नॉट बी हिडन फॉर टू लॉन्ग, इसमें इस बात से श्योर हो सकता है कि इस गलती को लंबे समय तक के लिए नहीं छिपाया जा सकता। इट मेक्स स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक, डेमोक्रेसी के अंदर स्पेस है पब्लिक के डिस्कशन के लिए इन गलतियों पर।
देयर इज ए रूम फॉर करेक्शन, गलतियों के लिए, गलतियों के सुधार की गुंजाइश है। रूल्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, जो रूलर हैं, जो राज कर रहे हैं, उन्हें अपने निर्णयों को बदलना पड़ता है अगर वो गलत निर्णय ले रहे हैं। और दे कुड देमसेल्फ बी चेंज, या वे खुद को ही बदल लेते हैं, लोग उनको वहाँ से हटा देते हैं। दस इस प्रकार से वी कैन करेक्टली इन्फर दैट वाइल डेमोक्रेसी में नॉट बी सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, हम ये कह सकते हैं कि हालांकि डेमोक्रेसी देखो हर तरीके की समस्या का सोल्यूशन नहीं हो सकता, इट इज़ स्टिल क्लियरली बेटर, लेकिन ये फिर भी क्या है, साफ तौर पर ये सब बेहतर है, देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव, दूसरे विकल्पों के मुकाबले। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का विस्तृत मीनिंग देखिए क्या होता है। बृहत्तर अर्थ, इसका बड़ा अर्थ, आधुनिक जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता और कौशल शक्ति नहीं होती। देखो बच्चों क्या लिखा है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस, डेमोक्रेसी के मीनिंग को डिस्कस किया गया। इन ए डेस्क्रिप्टिव सेंस, एक वर्णनात्मक सेंस में। स्टूडेंट्स गेट टू लर्न अबाउट डेमोक्रेसी, विद्यार्थियों ने डेमोक्रेसी के बारे में सीखा। एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के एक रूप के बारे में। thus helping them to identify a clear set of minimum feature that democracy requires, जो मदद करता है ये पहचानने में कि क्या फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी हैं, जो डेमोक्रेसी रखती है अपने अंदर। द कॉमन फॉर्म एडोप्टेड बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के द्वारा अपनाया गया जो कॉमन रूप है वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी में प्रतिनिधित्व किया जाता है। लोग जो चुनकर भेजे जाते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लोकतांत्रिक देशों के अंदर, और पीपल डू नॉट रूल, सारे लोग नहीं राज करते। ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन, एक बड़ी संख्या को अलाउ कर दिया जाता है डिसीजन लेने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की तरफ से। थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। दिस हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर द रीज़न गिवन बिलो, ये ज़रूरी हो गया है जो कारण नीचे दिया गया उसकी वजह से। जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, आधुनिक लोकतांत्रिक रूप है, इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, कि भौतिक तौर पर ये असंभव है, फॉर देम, उनके लिए, टू सिट टुगेदर, एक साथ में बैठना, एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन, और इकट्ठे तौर पर डिसीजन करना। तो सारी जनता एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकती। लोकतंत्र में सीधी सी बात है, जनता चुनाव करके कुछ लोगों को भेजती है, वही जनता के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। इवन इफ दे कुड द सिटीजन, अगर ऐसा हो भी, हम जनता को एक साथ बैठा भी लें, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, लोगों के पास समय नहीं होता, द डिजायर, इच्छा नहीं होती, और इसके लिए योग्यता नहीं होती, टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, सभी निर्णयों में हिस्सा लेने की। ऐसा नहीं है फिर उसी समय पे सब लोग एक जगह आ जाएंगे, या सब लोगों में इतनी सूझबूझ होगी कि वो हर प्रॉब्लम के ऊपर अपने विचार रख सकें। Democracy as a principle can go beyond the government and can be applied to any sphere of life. People use the word democracy not to
describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. अब ये पॉइंट पढ़ लीजिए बच्चों। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आप अपने बुक से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के बुक में, नोटबुक में नोट कर लेंगे आप सभी क्वेश्चंस अपने।